वेलकम बैक अगेन ऑन कोड विलेज चैनल। आज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फुल एक्सप्लेनेशन जो कि यूनिट 1 का है। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। तो देखो, ये दो टर्म से मिलके बना है, सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग ये दोनों से मिला है। सॉफ्टवेयर वो जो कि हम लोग प्रोग्राम के थ्रू बनाते हैं, इंजीनियरिंग वो जो इंजीनियर्स लोग मिलके सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। समझो ये नॉन लिविंग, ये लिविंग। ओके, तो चलो देखते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ इंजीनियरिंग ब्रांच रिलेटेड टू इवेल्युएशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब वो इंजीनियर जो हमारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ओके, दे यूज एस वेल डिफाइंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल। देखो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, या एक कह सकते हो एक दायरा होता है। तो वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होते हैं उनको एक कह सकते हो रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, या एक पैरामीटर होता है जिसके अंडर रह के वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो क्या है, वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर होते हैं। ओके, रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इफेक्टिव एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो हमारा सॉफ्टवेयर बनता है वो एक इफेक्टिव एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर होता है। मतलब लॉन्ग टाइम चलने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बनाते हैं इंजीनियरिंग। तो इसमें हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड। मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को क्या क्या नीड होती है, वाई वी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। ओके, तो टू मैनेज द लार्ज सॉफ्टवेयर, मतलब मैनेज करने के लिए लार्ज सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग होते हैं वो क्यों काम आते हैं सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इंजीनियरिंग क्यों काम आता है, ताकि वो मैनेज कर सके लार्ज सॉफ्टवेयर को। फॉर मोर स्केलेबिलिटी, मतलब लार्ज अमाउंट में हम लोग स्केलेबल कर सकें। कॉस्ट मैनेजमेंट, जो चीज़ भाई लेबर लेवल पे हो रहा है वो हम मशीनरी या सॉफ्टवेयर के थ्रू करा सकते हैं। ओके, कॉस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, मैनेज करने के लिए डायनेमिक नेचर जो भी चेंजेबल होते हैं वहाँ पे। एंड फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, हमारा जो प्रोडक्टिविटी हो या स्केलेबिलिटी हो लार्ज अमाउंट में हो और बिल्कुल इफेक्टिव हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये क्या काम करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहले तो रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होते हैं वो सारे इसको कम कर देता है। मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो अपना जैसे होता है ना, इंडिया है जुगाड़ चलता है, तो वही जुगाड़ू कह सकते हो, या कुछ मॉडल्स होते हैं उनका यूज़ करके हम लोग सॉफ्टवेयर का कॉस्ट डिक्रीज़ कर सकते हैं। डिक्रीज टाइम, इससे हमारा जो भी प्रोडक्टिविटी जैसे 5 घंटे में बनना हो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपना, मतलब जो काम 5 घंटे में हो रहा है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू जल्दी हो जाएगा। 2 घंटे 1 घंटे में हो रहा है। हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट, ये बिग प्रोजेक्ट का हैंडल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के जो NGO के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो। इफेक्टिवनेस बहुत होती है इसके अंदर, और रिलायबल सॉफ्टवेयर जो कि हमारा यूजेबल बहुत होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर। तो देखो, बहुत लोग पूछते हैं कि प्रोग्राम क्या है एंड सॉफ्टवेयर क्या है, क्योंकि दोनों तो सेम ही लगते हैं ना। ओके, तो प्रोग्राम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड एंड द ऑब्जेक्ट कोड। जो भी प्रोग्राम होता है वो हमारा क्या होता है, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, एंड अब देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक फैक्ट्स। मतलब सॉफ्टवेयर कह सकते हो, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है प्रोग्राम, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि बिना प्रोग्राम के कोई सॉफ्टवेयर बन नहीं सकता। ठीक, तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा या कह सकते हो प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक टास्क। मतलब किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ बनाया जाए उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। उस जो भी बनाया जाता है उसके अंदर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा होते हैं और प्रोग्राम होते हैं जो कि यूज़ होते हैं कंप्यूटर को मैनिपुलेट करने के लिए। अब आते हैं कंपोनेंट कह दो या सॉफ्टवेयर होता क्या है एक्चुअल में व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर और व्हाट्स द कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें देखो, एक सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या कंटेन करता है, प्रोग्राम। ठीक है, जैसे अभी पढ़ा था, सोर्स कोड और क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड। देन UI, यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए सॉफ्टवेयर का। डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, SRS हमारा होना चाहिए कि वेल मेंटेन्ड कैसे प्रोसीजर, प्रोटोटाइप क्या होना चाहिए, डेटा फ्लो डायग्राम कैसा होना चाहिए, एंड हमारा फ्लो डायग्राम, डायग्राम कैसा होना चाहिए, ये सब है। देन ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हमारा वो कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करेगा या कैसे उसको प्रोसीड करेंगे, कैसे उस मॉडल को बनाएंगे, तो ये सारा चीज़ें आता है सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, अब एक सबसे मेजर टॉपिक है जो कि AKTU में हमेशा पूछता है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, जो कि 100% इस बार भी आएगा। सॉफ्टवेयर क्राइसिस मतलब कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर फेल्योर क्यों होता है, या सॉफ्टवेयर का
एक होता नहीं क्राइसिस क्यों आ रहा है, तो इट इज़ अ सेट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मतलब एक भंडार होता है भाई साहब प्रॉब्लमों का, जो इनकाउंटर वाइल डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, या बग्स आते हैं, या वाइल टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या वाइट बॉक्स टेस्टिंग हम लोग जो करते हैं वो उसमें बहुत सारे एरर आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करें, उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस स्टेज। अगर सॉफ्टवेयर क्राइसिस कुछ कैटेगरीज़ में अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो 4 कैटेगरीज़ में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि साइज़, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलेड डिलीवरी। मतलब कि साइज़ में अगर देखें तो मोर कॉम्प्लेक्स विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मतलब अगर कस्टमर बोल रहा है कि भाई ये भी बढ़ा देना, भाई ये भी कर देना, तो हमारा साइज़ बढ़ता जाएगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है विच मीन्स एक्सपेक्टेशन जो भी है और यूज़र का एक्सपेक्टेशन जो भी होता है अगर वो बढ़ाता जा रहा है तो ऑब्वियसली साइज़ बढ़ेगा, और साइज़ हमें अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ओके, तो वहाँ से भी और प्रॉब्लम इंक्रीज़ होंगे। क्वालिटीज़ की बात करें तो इनफेक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स, जैसे मान लो कोई कंपनी है नहीं अफोर्ड कर पाती है टेस्टिंग टूल्स या जितने भी हैं, ठीक, जो स्मॉल प्रोजेक्ट करते हैं उनके लिए है। तो जैसे मानो अगर 1000 में से 25 बग्स निकल रहे हैं तो वहाँ पे हमारा क्वालिटी मैटर करता है। मुझे तो भाई 0 एरर चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1000 में से 25 एरर्स एक्सेप्टेबल हैं, मतलब आपको यहाँ पे बताएगा कि टेस्ट इज़ पास, टेस्ट इज़ ओके। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर होती है कि रेयर केस में हो सकता है यहाँ पे एरर आ जाए ना। कॉस्टिंग के देखें तो कॉस्टिंग में क्या है, जहाँ अगर टाइम इंक्रीज़ होगा, मतलब उस प्रोजेक्ट को बनने में जहाँ टाइम इंक्रीज़ होगा वही हमारा कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि मान लो हमारे वर्कर हैं, उनको तो डेली पे पैसे चाहिए ना उनको, तो जितना आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ा, टाइम बढ़ेगा क्योंकि उसको कंप्लीट करने में, तो जहाँ टाइम बढ़ा वर्कर को भी ज़्यादा, जहाँ टाइम लगा वर्कर को करने के लिए भी टाइम लगेगा, और वर्कर को कुछ देने के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो जहाँ पे टाइम बढ़ा वहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ेगा, किस लिए, मेंटेनेंस या उसकी डेवलपिंग के लिए। डिलेड डिलीवरी, अगर हम डिलीवरी करने में लेट हो जाते हैं तो कभी कभार होता है कि हमारा जो वो कस्टमर होता है वो कहता है नहीं भैया मुझे चाहिए तो एक फर्स्ट मंथ में, और तुम मुझे ला के दे रहे हो सेकेंड मंथ में, एक मंथ का तो मेरा लॉस हो गया, तो इसके भरपाई कौन करेगा। तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक आता है। ओके, रीज़न्स क्या है, अगर देखा जाए तो रीज़न्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, क्या रीज़न हो सकते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के। तो देखो, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन एंड यूज़र एंड सॉफ्टवेयर, मतलब जो डेवलपर है और जो कस्टमर है उसके बीच में सही से कम्युनिकेशन ना हो पाए, तो एक रीज़न हो सकता है कि भाई जैसा मैंने कहा वैसा तुमने बनाया नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई कम्युनिकेशन गैपिंग कह सकते हो, ये बैरियर की तरह काम हो गया। नो नॉलेज अबाउट एंड यूज़र इन्वायरमेंट, मुझे नहीं पता, उसने तो बोल दिया भाई योगा वाली चाहिए वेबसाइट, या योगा वाली हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। अब उसे डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि हाँ वो किस टाइप का योगा चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए, क्योंकि उससे फैमिलियर नहीं है। इसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, बट वो उसने डेवलपर को तो बोल दिया कि भैया इसे चलाना है जैसे मेरा पिछली बार का बना था, बट पिछली बार क्या बना था डोंट नो, एंड उसको याद ही नहीं, तो इतना इन्वायरमेंटली उससे नहीं होता है। इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाओगे तो साइज़ बढ़ता जाएगा, जहाँ नीचे एक पॉइंट था अभी कंपोनेंट में। ओके, इंक्रीज़ इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम एरिया, जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन बढ़ाओगे वही चीज़ है, एक्सपेक्टेशन बढ़ाए तो साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, सब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। चेंज इन एंड यूज़र रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ प्रॉब्लम, जैसे मान लो मैंने बना के दे दिया और बीच में वो कहा है कि भैया भैया इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर दो, भैया इसमें एक और होवर ऐड कर दो, एक और नेविगेशन ऐड कर दो, तब वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे क्राइसिस होगी। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट है हाई सॉफ्टवेयर कॉस्ट कंपेयर टू हार्डवेयर कॉस्ट। सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। हार्डवेयर में क्या होता है भाई, एक खरीदा कंपोनेंट खरीदा, उसको लगा दिया, यूज़ कर दिया, ठीक, और कंपोनेंट क्या है उसमें कुछ पार्ट होते हैं तो ईज़िली वो सोल्डिंग के थ्रू हटा के लग जाते हैं वापस, ठीक। लेकिन इसमें क्या, सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर में अगर कुछ बिगड़ा तो भाई उसकी पूरी एनालिसिस, मान लो जो कंपनी बना रही है उस कंपनी को तुम नहीं देना चाह रहे हो, किसी और को देना चाह रहे हो, कि इन्फोसिस ने बनाया लेकिन हम चाहते हैं विप्रो जाके मेरा चेक करे, तो पूरी कोड को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के लिए टूल्स चाहिए, टूल्स के लिए वो क्या होगा, हाई सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग होगा। तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस के रीजंस आते हैं। रिजल्ट क्या हो सकते हैं अगर सॉफ्टवेयर क्राइसिस होते हैं, तो उसके रिजल्ट क्या होंगे। मान लो सॉफ्टवेयर क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहा है बट फिर भी मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो क्या इसके वो होंगे रिजल्ट्स, पुअर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, भाई मुझे कुछ मिला नहीं, क्राइसिस आ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो पुअर क्वालिटी क्या मिलेगा। लेट डिलीवरी ऑफ चार्ज है, आप भाई अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जा रहे हो तो मुझे टाइम भी तो चाहिए, तो डिलीवरी डेट से ज़्यादा वो टाइम ले लेगा।
हाई कॉस्ट कंपेयर टू फिक्स्ड कॉस्ट, जितना फिक्स हुआ था उससे ज़्यादा पैसे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ चुकी है इसलिए। नॉट एबल टू मीट अ करेंट डिमांड, इसमें यह है कि आपकी जो करंट डिमांड थी वो तो आपने माना ही नहीं क्योंकि आपने कहा कि इसमें और अपग्रेडेशन करो, आप और अपग्रेड करो, तो नॉट एबल टू मीट करेंट डिमांड, जो भी करंट डिमांड होती है उसके हिसाब से नहीं बन पाता है। ओके, नाउ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू देखा था, अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में। प्रोग्राम जो कि बताया था ऑब्जेक्ट कोड होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड सोर्स कोड होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड स्पेशलाइजेशन करते हैं, मतलब प्रॉब्लम को जानते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं एंड देन टेस्टिंग करते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या होता है, यूज़र मैनुअल से एक बार होता है और एक ऑपरेशनल मैनुअल से होता है, या कह सकते हो एक बार एंड यूज़र देखेगा, एक बार सिस्टम देखेगा। ओके, कि क्या कैसे करना है। सॉफ्टवेयर की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो सॉफ्टवेयर इज़ अ डेवलप नॉट मैन्युफैक्चर, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, ये नहीं कि पुराना कहीं पड़ा है उसको ला के जोड़ जाड़ के मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, सबसे मेन पॉइंट है। सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट मीन्स कि कोई एग्जिस्टेंस प्रोजेक्ट पड़ा है उसको ले के हम लोग नहीं बनाते हैं। लाइक कह सकते हो कि कोई भी चीज़ है उसी के ऊपर मॉडिफिकेशन हम लोग कर दें तो वो नहीं चलेगा क्योंकि यूज़र को एक यूनिक वर्जन चाहिए, ठीक, यूनिक चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, वो किसी की कॉपी नहीं करता है। हाँ, मोस्टली फंक्शन का कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कह के बोल जैसे होता नहीं है कि हमने इस थ्योरी के बेसिस पे मैंने ये कर दिया, ये नहीं चलती है। मोस्ट सॉफ्टवेयर इज़ कस्टम बिल्ड रैदर देन द असेंबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कस्टमाइज, मतलब कि जो कस्टमर डिमांड करता है उसके हिसाब से बिल्ड करते हैं। हालांकि एग्जिस्टेंस होते हैं जो भी एग्जिस्ट करते हैं उसके हिसाब से भी बनाया जाता है, लेकिन बहुत कम क्वालिटी में, कम क्वांटिटी में। ओके, सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, ओके, नॉट मेजर इन यूनिट। सॉफ्टवेयर के जो भी होता है वो हम यूनिट में नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 2 किलो क्या कह सकते हो 5 पाउंड का है या इतने यूनिट का है, तो सॉफ्टवेयर हमारा यूनिट्स में मेज़र नहीं हो सकता। ओके, नाउ अब हम डिफरेंस देखते हैं मॉड्यूल और सॉफ्टवेयर में। मॉड्यूल क्या होता है और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखो तीन मुझे मिले। मॉड्यूल की अगर बात करें तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड। मॉड्यूल क्या होता है, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे जावा में लिखते हैं import डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, हाँ, इसमें सी में लिखते हैं हैश इंक्लूड, है ना। तो वही चीज़ है, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, जब भी न्यू प्रोजेक्ट बना हमने रीयूज़ करते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या है, इट इज़ मॉड्यूल विथ एडिशनल रिस्ट्रिक्शन। और जो मॉड्यूल अगर हम यूज़ कर तो रहे हैं बट उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं कि ये सिर्फ इसके लिए है, इसके लिए नहीं होगा। ओके, यूज टू मॉडल द सिस्टम द फंक्शन व्यू, जो भी ये इस्तेमाल होता है, मॉडल द सिस्टम इन द फंक्शनल व्यू। इस फंक्शनल व्यू के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको हम टेक्निकल व्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये जैसे फंक्शनल व्यू को अगर और अच्छे समझाना चाहूँ, मैथ को जैसे हम लोग इंक्लूड करते हैं math.h, फिर नीचे हम लोग लिखते हैं SQRT, फंक्शन ही तो इसको कॉल किया ना, मॉड्यूल को कॉल करा है, बट इसका मैंने एक पैटर्न, एक छोटा सा हिस्सा मैंने फंक्शन के थ्रू कॉल करा है। ये फंक्शन ही का तो सिंबल हुआ, ठीक। इसमें क्या है, टेक्निकल व्यू, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बनता है उसको हम मॉड्यूल तो यूज़ करते हैं, फिर उसको एज अ टेक्निकल व्यू के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। मॉड्यूल में भी और मे नॉट भी कंपोनेंट, मॉड्यूल जो भी है हमारा कंपोनेंट हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता, लेकिन कंपोनेंट इज़ रन टाइम यूनिट, कंपोनेंट हमेशा रन टाइम यूनिट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ लेयर टेक्नोलॉजी, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर लेयर टेक्नोलॉजी है तो क्या होगा, तो इसको भी देखते हैं। ये हमारे 4 लेयर में डिवाइडेड है, टूल्स, मेथड, प्रोसेस, क्वालिटी, फोकस। तो सबसे पहले हम आते हैं टूल्स पे। टूल्स क्या होता है, प्रोवाइड ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट फ्रॉम प्रोसेस और मेथड। ओके, नीचे से देखते हैं पहले, क्योंकि इसमें प्रोसेस और मेथड है तो प्रोसेस और मेथड को पहले समझना पड़ेगा। तो क्वालिटी पहले देखते हैं। क्वालिटी एंड फोकस, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्वालिटी मैच करानी चाहिए। क्वालिटी क्या क्या होती है देखते हैं। यूज़ बेडरॉक फॉर चेकिंग द क्वालिटी फोकस। बेडरॉक एक सिस्टम है जो हम क्वालिटी फोकस को चेक करते हैं। जैसे कह सकते हो ना, किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या कोई तरीका यूज़ करते हैं, तो बेडरॉक एक यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्निक। फर्स्ट अप्रोच इज़ ऑन क्वालिटी, ये क्वालिटी जांच करने का पहला अप्रोच होता है। ओके, नाउ सेकंड स्टेप आता है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या है, फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो भी ये फाउंड किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू, मतलब क्या कैसे करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज़
ग्लू डैट होल्ड ऑल टेक्निक, मतलब कि ये एक ग्लू समझो है। ग्लू मतलब तो जो चिपका लेता है कि भैया मैंने अच्छा खासा प्रोसेस बना दिया, ये पन्ने मेरे प्रोसेस हैं, मुझे इसी हिसाब से चलना है, इसी पे स्टिक रहना। ये नहीं कि मैंने बोला कि 1+1 करना है लेकिन तुम कह रहे हो नहीं मैं ऐसे भी तो कर दूँ, ऐसे भी तो कर दूँ, मतलब x+1 लेकिन मैं चाहता हूँ कि x=x+1 कर दो। ये मैंने फिक्स किया और तुम ये कर रहे हो, तो ये गलत होगा। ओके, क्योंकि प्रोसेस में ये है कि जो हमने SRS बना देते हैं, इसके अंदर SRS भी आता है, ठीक है। यूज़र मैनेजमेंट कंट्रोल, पूरा कंट्रोल होता है सॉफ्टवेयर बनने तक का कि क्या कैसे बनेगा, कौन सा स्टेप कहाँ नेविगेट होगा, कैसे क्लिक होगा, कैसे होवर होगा, क्या पॉपअप होगा, XYZ सारी चीज़ें। मेथड में आता है। मेथड में क्या है, प्रोवाइड टेक्निकल क्वेश्चन फॉर द बिल्ड सॉफ्टवेयर। अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं कि सॉफ्टवेयर को बनाया कैसा जाए, मतलब तरीके कौन से इस्तेमाल किए। जैसे देखो यहाँ पे तो डॉक्यूमेंटेशन बन गया, बनाना यही है, अब कैसे बनाना है, तो उसी के में टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। अगर हम ये मॉडल यूज़ करें तो क्या होगा, अगर ये मॉडल यूज़ करें तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस मॉडल के थ्रू तो हम यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन रेज होते हैं। कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है किसमें, एनालिसिस, डिज़ाइन मॉडल और टेस्टिंग में। एनालाइज करने में कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाए इस पूरे डिज़ाइन का। डिज़ाइन मॉडल अगर देखा जाए तो किस कैसा दिखना चाहिए हमारा इंटरफेस। टेस्टिंग देखी जाए तो इसका जो ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स जितनी भी टेस्टिंग होती है उसको कौन से प्रोसीजर से अप्लाई किया जाए। नाउ द लास्ट वन इज़ टूल। टूल क्या है, प्रोवाइड ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट ऑफ प्रोसेस। मतलब ये हमारा ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं एंड सेमी ऑटोमेटेड, मतलब आधा मैनुअली एंड आधा हमारा जो मॉड्यूल्स के थ्रू हम लोग यूज़ कर लें उसका। दे आर इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेटेड होते हैं। टूल्स हमारा सॉफ्टवेयर बनाते वक्त इंटीग्रेटेड होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये भी हर बार पूछता है तो इसको भी हम लोग 100% लेके चलते हैं, इसको अच्छे से देखना है। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में हमें क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ से कॉमन लग रहा है, ठीक। इट इज़ अ स्ट्रक्चर लॉजिकल अप्रोच टू डेवलप अ स्टेबल फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर तो बना लेते हैं लेकिन फिर हमें और स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या सीधे डेवलप करते हैं क्या, फाइनल प्रोजेक्ट, वो भी कौन से, स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल अप्रोच के थ्रू हम लोग सीधे फाइनल प्रोजेक्ट पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये हमारा कंप्यूटर साइंस पे बेस्ड होता है, इन्फॉर्मेशन साइंस पे होता है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जिसमें हमारे के मैप एंड XYZ आते हैं। बेस्ड ऑन साइंस, मैथ्स एंड एम्पीरिशियल नॉलेज, मतलब जो भी रहस्यमय नहीं होगा ये, एम्पीरिशियल नॉलेज मतलब जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज होंगी ड्यूरिंग द प्रोसेस और ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर और यूज़र एंड के थ्रू, एंड यूज़र के थ्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपाइलर एंड कंप्यूटर आर चीप। सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेट मोर देन हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो इसमें जो भी कंपाइलर यूज़ करते हैं और जो भी कंप्यूटर होते हैं वो चीप होते हैं। चीप बोले तो सस्ते में भी हम निपटा देंगे, क्योंकि हम लोग जुगाड़ू इंसान है। हम लोग IDE यूज़ करेंगे, फटाक से सर्वर पे डालेंगे, लिंक कहीं से एक्सट्रैक्ट करेंगे, API बनाएंगे और अच्छे से कर लेंगे। तो इसमें देखो जितना भी प्रोजेक्ट का प्राइस होता है, लाइक 100% अगर 100 रुपीज़ है तो जो टीम को है पूरा हाफ या हाफ से ज़्यादा टीम को मिल जाता है। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेट मोर देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी टीम बनाती है उसको 50% तो मिलना ही है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है प्रोजेक्ट का। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर हाई। जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वो लोग सिर्फ 15% ले सकते हैं, मतलब उनको 15% ही दिया जाता है। गेट ओनली 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, रिप्लेसमेंट इज ट्रिवियल, बहुत ही ईजीली वो रिप्लेसेबल हो सकते हैं, ठीक। क्रिएटिंग न्यू डिवाइस एंड चेंजिंग इन ओल्ड डिवाइस कैन रिक्वायर द रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट एफर्ट। अब देखो इसमें चेंजेबल ईजिली हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्रिएटिंग न्यू डिवाइस या कह सकते हो चेंज इन द ओल्ड डिवाइस, एक नया डिवाइस बनाना या उसमें कुछ चेंजेस करना ओल्ड डिवाइस में, कैन रिक्वायर ए रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट एफर्ट। उसके जहाँ जिस डिपार्टमेंट में या कह सकते हो जिस फेज़ में हमें अपडेट करना होगा न्यू डिवाइस या अपडेशन यहाँ पे हो रहा है ना, तो मुझे उसी डेवलपमेंट में एफर्ट डालना होगा और विच कैन कॉज आ कॉस्टली। ओके, फ्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेज एनीवन। कुछ सॉफ्टवेयर जो ऐसे हैं जो कोई भी हैंडल कर सकता है, लेकिन मैनी कन्वेंशनल इंजीनियरिंग मैनेजर्स। इसमें क्या है, जितने भी इनके प्रोडक्ट बनेंगे
वो जितने भी कन्वेंशनल इंजीनियरिंग होंगे वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले होंगे वो कुछ को मैनेज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हाईएस्ट कह सकते हो हाई प्रायोरिटी या हाई लैंग्वेजेस का यूज़ करके होता है, तो प्रोफेशनल लोग समझ सकते हैं। ओके ओके नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट SQA। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं SQA। ये भी हमारा 100% के कैटेगरी में ये हमेशा आता है, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड अ प्रैक्टिस दैट डिस्क्राइब द डिज़ायरेबल एट्रीब्यूट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब एक ये फील्ड ऐसी है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बताता है कि इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने में इस्तेमाल होता है। जैसे कि कुछ होते हैं यहाँ पे, कंसर्न विद द फॉलोइंग, कन्फर्मेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट की क्या क्या जरूरी होती है, फिटनेस ऑफ द पर्पस, उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो भी एंड यूज़र मतलब जो भी कस्टमर है उसका भाई सेटिस्फेक्शन बिल्कुल होना ही चाहिए। नहीं हुआ तो हम लोग का कह सकते हो, जैसे डॉक्टर होता है तो पेशेंट को अच्छा करके भेजता है, ये नहीं कि नाक बह रही है, मतलब नाक भी बह रही है, जुकाम भी है, उसने खाली जुकाम, नाक भी बह रही है और कह सकते हो बुखार भी है, तो उसने बुखार सही कर दिया, नाक नहीं बंद की, तो ये गलत होगा। 3D डायमेंशन अगर देख ले, 3 डायमेंशन बोले तो अगर इसको 3 कैटेगरी में देखना चाहे तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन हो सकता है, जो कि सेटिस्फेक्शन होता है, फुलफिल नीड्स, मतलब कस्टमर को बिल्कुल सेटिस्फाई करना है और उसकी सारी नीड्स को कंप्लीट करनी है, जो वो बोल रहा है वो मुझे करना ही करना है। क्वालिटी ऑफ द कन्फर्मेंस क्या है कि जो वर्किंग होता है वो एग्जिस्टेंस, मतलब जो वर्क है वो सही से करना है, ठीक है। कन्फर्मेशन कस्टमर के साथ हमेशा होना चाहिए, फीडबैक देके कि भैया देखो चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं। एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ये नहीं कि हमने बस दिया फिर बाद में पता चला कि वो कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है, ठीक है। वो प्रोडक्ट यूजेबल होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना है। क्वालिटी ऑफ यूज़ में क्या है? सिक्योर कॉन्टीन्यूटी यूज़ एंड ईजी टू यूज़ होना चाहिए और उसको रनिंग स्टेट में होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने पहला वर्जन दिया तो दूसरा वर्जन बना ही नहीं, मतलब बनाना ही मुश्किल हो गया या हमें बनाना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं, वो रनिंग स्टेज में होना चाहिए। ओके नाउ तो सबसे मेजर पार्ट आता है SDLC। ये हमेशा आएगा, 200% चांस है। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है? देखो ये एक साइकिल है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक साइकिल है, ठीक है। SLC मतलब सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टेजेस अंडर विच सॉफ्टवेयर गोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं जो कि हमारा डिफाइन करता है, नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर की लाइफ बताती है, या कह सकते हो वो सॉफ्टवेयर जो बनता है उसको उस दौर से होके गुजरना पड़ता है। ओके वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल इन देयर ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हम लोग के पास करीबन शायद 5 मॉडल्स हैं, ठीक है, जो कि इस कोर्स में 5 मॉडल ऐसे हैं जो जिसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के हैं और उनके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अगर कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देखें तो वी कैन चूज़ ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर मॉडल को चूज़ करना चाहें तो हम लोग चूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड, क्वालिटी एंड द विजिबिलिटी। प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड द डेवलपमेंट स्पीड के तौर पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं या हम लोग चूज़ कर सकते हैं मॉडल को। अगर हम फेजेस की बात करें, ठीक है, फेजेस कितने होते हैं? तो फेजेस यहाँ पे 5 होते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन, हम लोग जानेंगे कि भैया आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बताओ। देन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, फिर उसकी हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे, ऑन पेपर डिज़ाइनिंग होगी, अच्छा खासा डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, प्लानिंग होगी, सब कुछ होगा यहाँ पे। ना इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्ट, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बोले तो यहाँ पे कोडिंग होगी और यहाँ पे कोडिंग के दौरान पे रन टाइम पे जितने भी एरर होंगे उसको चेक किए जाएंगे। ना सिस्टम टेस्टिंग, जब प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा तब जाके एक बंदा बैठेगा, बिल्कुल चाय पानी लेके आराम से बैठेगा और कहेगा आज मैं इसके बग्स निकाल के रहूँगा। तो इधर उधर से ट्राई मारता रहता है कि इधर से बाईपास करना चाहूँ, इधर से बाईपास करना चाहूँ, मतलब बिल्कुल ज़ीरो एरर बनाना चाहता है या एरर फ्री इसको बनाना चाहता है, तो ये बंदा वही करता है तो सॉफ्टवेयर को। देन जब सॉफ्टवेयर बिल्कुल एरर फ्री हो जाता है देन उसके बाद उसको हैंड ओवर कर देते हैं कस्टमर को एंड देन उसके बाद मेंटेनेंस सर्विस उसको देते हैं कि भैया ये सर्विस है, कुछ लिमिटेड है, पेड है, तो आपको मेंटेनेंस चाहिए होता है। और ये साइकिल हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब बैक साइड में भी हम जा सकते हैं कि अगर मेंटेनेंस कराना है लेकिन उसको कह रहा है कि भाई कोडिंग में गलत आ रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकते हैं। उसने कहा नहीं भाई डिज़ाइनिंग मुझे चेंज करना है तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। ओके अगर हम आउटपुट देखें, ईच फेजेस के आउटपुट क्या हो सकते हैं, मतलब जितने हम लोगों ने 5 फेजेस पढ़े हैं इनके आउटपुट क्या है।
तो देखो रिक्वायरमेंट में क्या होता है, हमें SRS मिल जाती है, एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे बनाना है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में क्या होता है, ER डायग्राम, DFD बन जाता है, फ्लो चार्ट बना जाता है और भी बहुत कुछ। तो उसकी प्लानिंग हो जाती है कि कौन सा बार कैसा दिखेगा, क्या होगा। यूनिट टेस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या, कोडेड प्रोग्राम, वहाँ पे कोड प्रोग्राम कर देते हैं और वहाँ पे रन टाइम जितने भी एरर होते हैं उसको हटाए जाते हैं। ये नहीं कि हम कोड कर दिए, एरर आ रहा तो आने दो, वो तो टेस्टिंग वाले का काम है, ऐसा नहीं है। रन टाइम एरर हमें ज़रूर हटानी है, ओके। और जो बंदा आगे बैठा है सिस्टम टेस्टिंग के लिए, वो हमारा चेक करता है कोड विदाउट एरर और बग। वो जो भी कोड होगा या जो भी इंटरफेस होगा उसको चेक करेगा, ये कहीं से बाईपास नहीं हो रहा है, कोई फंक्शन काम तो नहीं कर रहा है, कोई फंक्शन प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, इसलिए तो वो एरर और बग को हटाता है। मेंटेनेंस क्या है, प्रोवाइड सर्विस टू रन वेल एट द क्लाइंट एंड, मतलब जो भी क्लाइंट, अगर उसको क्लाइंट को मिल गया या कस्टमर को मिल गया है तो उसके साइड पे सही से वर्क करना चाहिए, ओके। तो मॉडल्स पे आ जाते हैं। मॉडल की अगर बात करें तो हमारे पास 5 मॉडल आते हैं, ठीक है। HDLC मॉडल तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आता है वाटरफॉल मॉडल। ये वाटरफॉल मॉडल और एक स्पाइरल मॉडल, ओके। ये दोनों में से हमेशा कोई एक ज़रूर पूछा जाता है AKTU में, नहीं तो दोनों ही आप पढ़ लेना। हो सकता है एक सेक्शन B में पूछ लें और एक सेक्शन C में पूछ लें। AKTU भाई कम ना समझना उसे। चलो वाटरफॉल देखते हैं। देखो वाटरफॉल मॉडल सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है, ठीक है, और सबसे पहला मॉडल है, तो ऑब्वियसली पता ही, जब पहला है तो ओल्डेस्ट तो होगा ही। इन वाटरफॉल मॉडल प्रोग्रेस इज सीन एज द फॉलोइंग स्टीडली डाउनवर्ड लाइक अ वाटरफॉल। मतलब इसमें इसका अगर डायग्राम देखो तो ऐसा लगेगा कि झरना, ऊपर से पानी गिर रहा है ना, ध्यान देना, इसमें ऊपर से पानी गिर रहा है, ठीक, और यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। HDLC में कनेक्शन था, HDLC में आपका कनेक्शन था, मतलब वो बैकवर्ड जा सकता है। लेकिन जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है ये हमारा बैक नहीं जा सकता। कभी देखा है पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, नहीं ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें 6 फेजेस होते हैं, एक छोटा सा फेज़ और जुड़ जाता है जो कि डिप्लॉयमेंट का है। तो लाइन से देखते हैं। रिक्वायरमेंट मतलब देखी जाती है, भाई आपकी ज़रूरतें क्या है बताइए। फिर डिज़ाइन की जाती है, क्या कैसे डिज़ाइन होगा, किस कलर का होगा, फलाना ढिमकाना, मतलब कलरिंग होगी, कैसे डिज़ाइन होगा, क्या पॉपअप होगा, प्लानिंग की जाती है वहाँ पे। देन डेवलपमेंट, यहाँ पे कोडिंग होती है कि आपकी जो भी चीज़ें होती है डेवलप की जाती है, सारी चीज़ें पेज बाय पेज। टेस्टिंग, डेवलप होने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है पूरा कि बिल्कुल एरर फ्री बना दे उनको, बग फ्री बिल्कुल बना दे, कोई भी बग ना रहे। डिप्लॉयमेंट, उसको फिर हम प्ले स्टोर पे डिप्लॉय कर देते हैं कि भैया लो आपका हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ओके होता नहीं, ओके मार्क करके हमने दे दिया आपको। अब फिर उसके बाद क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो क्लाइंट को जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे जो उनकी मेंटेनेंस होती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वाटरफॉल मॉडल में, ओके। तो इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, जैसे इजी टू यूज़, बहुत आसान है इस्तेमाल करने में, पता ही है, मैंने एक बार बात कर ली बस बात ख़त्म। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पे मैंने बात कर ली, ठीक, मैंने बात कर ली, बस मेरी चीज़ें ख़त्म, बन के मुझे यहाँ पे मिलेगा आंसर, ठीक, मुझे बीच का कुछ नहीं पता। तो इसमें ये चीज़ अच्छा है, इजी टू यूज़ है, लो कॉस्टली है कि भैया मैंने ऊपर ही मैंने फ़िक्स कर दी कि भैया इतने 500 में इतना बना दो तो मेरे लिए ठीक है, 5000 में बना दो, $500। ईज़ी टू अंडरस्टैंड, इसके फेजेस जितने भी हैं ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं। ईजी टू मेंटेनेंस, क्योंकि भाई ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ होता है, देखो नीचे लिखा है सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए मेंटेनेंस भी कम होती है इसमें। और स्मॉल प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली लो कॉस्ट होती है, तो इसको हम अच्छे से समझ भी सकते हैं, मतलब एक चीज़ सारे से रिलेट कर रहा है, समझ रहे हो। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो नॉट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता है ये भी जान लो, क्योंकि देखो ये ऊपर से नीचे तो आ सकता है, लेकिन मान लो अगर इस फेज़ में डिप्लॉयमेंट करते वक्त क्या था, गूगल प्ले लिस्ट की क्या, गूगल ऐप पे, हाँ गूगल ऐप पे अगर आपका कोई पॉलिसी डिनाई हो जाती है, या आप जिस एंड्रॉयड जो आपने बनाया, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है, उसकी कुछ पॉलिसी और जो गूगल की पॉलिसी है अगर मिसमैच करती है तो वो वहीं पे आपको स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के समय अगर एरर आया तो पीछे वाले को नहीं बोलेगा कि भैया तुमने क्या किया, गलत आ रहा है, तो उसको पता है क्या करना पड़ेगा, ये बैक साइड नहीं जा सकता, उसको ये पूरा टर्मिनेट करना पड़ेगा। मतलब कि ये पूरी प्रोसेस टर्मिनेट करने के बाद वो फिर से यहाँ पे रीस्टार्ट करेगा,
मतलब मैं मिड से कोई नहीं जाएगा, अगर किसी भी फेस में एरर आता है तो सीधे पहुँचेगा रीस्टार्टिंग फेस पे, आपको फिर से स्टार्ट करना है, फिर से नीचे जाना है। तो ये इसके लिए ड्रॉबैक है, जो कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो देखो, नॉट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट होता है, आइट्रेशन नॉट पॉसिबल, मतलब कोई भी स्टेप दोबारा रिपीट नहीं हो सकता ड्यूरिंग द प्रोसेस। हार्ड टू चेंज और अपडेट, हार्ड होता है चेंज करना या कुछ अपडेट करना, क्योंकि हमें फिर से बैक जाना पड़ता है। रिक्वायरमेंट फ्रीजिंग एट द स्टार्टिंग इज मेन पॉइंट, जो भी आपने रिक्वायरमेंट दी है वो यहीं पे फिक्स हो जाती है। बीच में बंदा चिल्लाते रह जाए कि भाई मुझे ब्लैक चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लैक स्क्रीन चाहिए, ब्लैक स्क्रीन चाहिए, कोई नहीं सुनेगा इस मॉडल में, ठीक है। यहीं पे ही अगर तुमने बोल दिया कि मुझे ग्रीन चाहिए मॉडल, ठीक, ग्रीन मतलब ग्रीनिश में चाहिए, तो पूरा ग्रीनिश में चल रहा है, बीच में अगर आके इससे कहो कि भैया 10-5 रुपये ले लो, ग्रीन से ब्लैक कर दो, तो ये नहीं मानेगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट वहाँ पे फ्रीज हो जाती है। नाउ सेकंड मॉडल देखें, तो सेकंड मॉडल देखते हैं प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है। तो प्रोटोटाइप मॉडल के लिए देखो, इसमें क्या है कि रिक्वायरमेंट लेते हैं। देखो ये जितने 6 फेजेस हैं ना, ये 6 फेजेस याद रखे रहो, ये 6 फेजेस ना सब में पूछे जाएंगे, बस अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। तो चलो इसमें देख लेते हैं प्रोटोटाइप में क्या था। प्रोटोटाइप में क्या था कि रिक्वायरमेंट, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली सबसे पहले कस्टमर से पूछा जाएगा कि हाँ भैया बताओ कैसा लग रहा है, सही है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, आपकी क्या नीड है, आप कैसे सेटिस्फाई हो गए, हम आपको कैसा प्रोजेक्ट चाहिए, कैसा नेविगेशन क्या चाहिए, पूरा। तो जैसा बोलता है वैसे तुरंत एक डिज़ाइन बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डेमो डिज़ाइन। डेमो डिज़ाइन बोल सकते हैं इसको, एक क्विक डिज़ाइन बना देते हैं डेमो के तौर पे, ठीक। फिर उसका प्रोटोटाइप हम लोग बिल्ड करते हैं कि हाँ भैया ये इस तरीके से बना, ये बना, ये बना, ऐसे वैसे। कस्टमर इवैल्यूएशन, कस्टमर को दिखाया जाता है, यहाँ वो लिख सकते हो कस्टमर व्यू, ठीक, कस्टमर व्यू। यहाँ पे कस्टमर देखेगा, मतलब उसने जैसा बोला तुरंत बन गया, मतलब डेमो टाइप का बन गया, उसका प्रोटोटाइप भी बन गया। फिर यहाँ पे कस्टमर को दिखाया, उसने कहा नहीं यार सही नहीं बना, उसने कहा कि ये सही नहीं बना, मुझे इस स्क्रीन में ना नेविगेशन यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, मतलब स्टिकी और यहाँ पे चाहिए। तो क्या करेगा, रिफाइंड रिक्वायरमेंट, फिर से रिक्वायरमेंट में जाएगा, फिर क्विक डिज़ाइन होगा, मतलब उसका जो भी होगा, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे देखी जाएगी, फिर देखने के हिसाब से फिर यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे, फिर उसका डेमो फिर से बनेगा, फिर बिल्ड करेगा प्रोटोटाइप, फिर यहाँ कस्टमर पे आया, फिर उसने देखा कह रहा ठीक है तुमने इसका नेविगेशन नीचे तो कर दिया, लेकिन इसका अब देखो टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, ये गलत है, टेक्स्ट मुझे ये सही नहीं लग रहा है, इस हिसाब से इसका टेक्स्ट भी चेंज करो। फिर उसने रिक्वायरमेंट की, फिर आगे गया, फिर डिज़ाइन हुआ, फिर बिल्ड हो गया एक प्रोटोकॉल, फिर यहाँ पे आ गया। ये सिलसिला तब तक चलता जाएगा जब तक हमारे ये कस्टमर जो बीच में बैठा है फुल्ली सेटिस्फाई ना हो जाए, फुल्ली सेटिस्फाई ना हो जाए कि भाई आप मुझे जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए, ठीक। जब तक ये फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। जहाँ पे ये कहा कि हाँ भाई बस तुम तो हीरा हो मेरे, उसने जहाँ यहाँ पे ओके बोला, वैसे ही वो फाइनल डिज़ाइन में जाएगा। वो अभी ऊपर क्या चल रहा था, डेमो चल रहा था, तो यहाँ पे फाइनल डिज़ाइनिंग होगी, फाइनल डिज़ाइनिंग होगी विथ ऑल द प्रोटोकॉल्स, फिर उसके बाद कोडिंग होगी, देन उसके बाद टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस होगी। ओके, सेम प्रोसेस वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है कि यहाँ पे बार बार कस्टमर से पूछा जाएगा भैया देखो ऐसा ही चाहिए ना, भैया देखो यही चाहिए ना। ओके, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो देखो सिंपल है। एडवांटेजेस क्या कह सकते हो, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। अब देखो मेंटेनेंस कब होगा, जब कुछ एरर होगा तभी तो मेंटेनेंस होगा। और एरर कब होगा, जब यहाँ से शुरू करो, मीन्स यहाँ से शुरू करो और डायरेक्ट मेंटेनेंस पे पहुँचो, तब एरर आने की चांसेस है। लेकिन यहाँ पे तो तुम हर बार हम कस्टमर को दिखाई जा रहे हैं कि भैया देख लो यही है ना, यही है ना, तो यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज कम होंगे, क्योंकि सब तो यूज़र के हिसाब से ही चला है ना। हाई अडेप्टेबिलिटी, देखो यूज़र ने अब इतना कुछ चेंजेस कराया है तो उसको अडाप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके कुछ लोग होते हैं ना, यार मैंने तो ऐसा बोला था, ऐसा बना क्यों नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम कस्टमर से पूछ रहे हैं बार बार सही है ना, सही है ना, सही है, तो वो अडॉप्ट ज़रूर करेगा, मतलब उसको एक्सेप्ट ज़रूर करेगा। इंक्रीज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई होता है क्योंकि उसको सेटिस्फाई करना है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, वो हम लोग फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हो कि यूज़र की नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल हैं यहाँ पे इस डिज़ाइन में। डिसएडवांटेज की बात करें, प्रोटोटाइप के जो टूल्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि जहाँ पे अगर हम लोग ये डेमो डिज़ाइन कर रहे थे तो उसके लिए फिर प्रोटोटाइप बना रहे थे, तो बार बार जो बनना है तो इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, ठीक। डिफ़िकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग प्रोजेक्ट विल लास्ट, हमें इस दौरान मुश्किल हो जाती है। जैसे मान लो डिलीवरी कर दी 25, उसने बोला 25 तारीख को डिलीवर करना है,
बट वो बीच में आ रहा कह रहा भाई सेटिस्फाई नहीं हूँ, चेंज करो चेंज करो चेंज करो। तो वो जब चेंजेस कराते जा रहा है तो डे हमारा इंक्रीज़ करता जाएगा तो हमें बड़ी मुश्किल से लास्ट डेट पता चलता है कि कब डिलीवर करना है, क्योंकि वो सेटिस्फाई ही नहीं होता है ना। जब तक वो सेटिस्फाई होगा तब तक पता चला कि अच्छा 31 को देना है, ठीक है, मतलब 6 दिन बाद। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है क्योंकि हमें बार बार सेटिस्फेक्शन लेना होता है, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन, अब देखो खुद ही बताओ, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए तुम बार बार चेंजेस करा रहे हो तो डॉक्यूमेंट कितने ढेर सारे बन जाएंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ में क्या चाहिए, प्रोटोटाइप चाहिए। तो हर बार में डॉक्यूमेंटेशन बनेगा तो हमारा एक कैसे होता नहीं है, बार बार बना रहे हैं यार, उधर का उठाया इसमें छाप दिया फिर इसमें छाप दिया, मतलब एक मैनर वे में नहीं होगा, तो पुअर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वन आ जाता है, ये हमारा रहा स्पाइरल। ओके, स्पाइरल मॉडलिंग, सीधा हो जा, परफेक्ट। स्पाइरल मॉडलिंग के देखो 4 फेजेस होते हैं। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, फिर रिड्यूस रिस्क एंड आइडेंटिफाई करना, मतलब कि रिस्क को कम कर देना, फिर डेवलपिंग वेरीफाई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट, मतलब डेवलप करना, वेरीफाई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट, वेरीफाई करना, नेक्स्ट प्लान नेक्स्ट फेजेस। अगर ये होता है इफ़ नीड, अगर नीड होता है तो प्लान। तो देखो हमारा स्पाइरल कैसे होता है, ध्यान देना, हमारा स्पाइरल ऐसे चलता है ना, गोल गोल नानी कितना बित्ता पानी। ओके, तो यहाँ देखो हम लोग सेंटर में आ जाते हैं, या सेंटर से कह दो ये हमारा स्टार्टिंग है। यहाँ पे अगर देखो जाए तो ये फेज़ क्या होता है, ये फेज़ क्या कह रहा है, ये फेज़ हमारा कह रहा है डिटरमाइन ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट बताओ भैया तुम्हें क्या चाहिए। ओके, ये फेज़ में जैसे कि फिर ये फेज़ में क्या कह रहा है, ये फेज़ में कह रहा है रिड्यूस रिस्क आइडेंटिफाई, हमें पता तो चल गया कि ये बनाना है, अब उसको प्लानिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या करना है, और रिस्क को हमें कम करना है, ये भी फेज़ पता चल गया। नाउ थर्ड फेज़ हमारा क्या है, थर्ड फेज़ में क्या है, डेवलप करना, वेरीफाई करना नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट को, मतलब मैं डेवलप करना है, कोडिंग करना है, मेंटेनेंस और ये सर्विस सारी प्रोवाइड करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे फिर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस फेज़ में कस्टमर का फिर से इन्वॉल्वमेंट होता है, पूछेगा भैया सही है ना, सही है तो बताओ हम कंप्लीट करें, नहीं सही है तो बताओ फिर प्रोसेस चालू कर देंगे। उसने कहा नहीं, फिर प्रोसेस चालू। तो 4 फेज़ समझ आया। अब चलो इस फेज़ के अंदर से चलते हैं, यहाँ से जा रहा है इस रिस्क में आता है। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई वो ऑन पेपर होता है, डॉक्यूमेंटेशन बन गया बस बात ख़त्म। इसमें आता है, इसमें अगर सेकेंड फेज़ में देखते हैं जो हमारा होता है रिस्क रिजॉल्व करना। तो देखो रिस्क हमारे होते हैं, रिस्क को एनालाइज किया जाता है। ये पहले राउंडिंग में देखना, सिर्फ अभी पहले राउंडिंग में देखना, बाकी फिर ये भी सब सेम है। पहले राउंडिंग में रिस्क होगा, रिस्क हुआ तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रोटोटाइप बनेंगे, जो कि PT1 लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं थी तो प्रोटोटाइप है, ठीक है। प्रोटोटाइप बना, फिर प्रोटोटाइप बनने के बाद यहाँ पे अगर ये फेज़ देखें तो डेवलपिंग वाला फेज़ था। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन प्रोसीजर, कैसे क्या प्लानिंग करना है भैया बताओ, क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या दिक्कत है। फिर रिक्वायरमेंट प्लान, और जैसे ही ये बन जाता है फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ बन चुका है, चलो नेक्स्ट आगे भेजते हैं। आगे भेजा तो कस्टमर से हम लोगों ने मिलवाया, यहाँ पे कस्टमर ही बैठा, समझो ये कस्टमर बैठा है, यहाँ से मिलवाया, हमने कहा देखो भैया बन गया कैसा है, उसने कहा नहीं गलत है। फिर से रिक्वायरमेंट प्लान उसने किया, ठीक, LC प्लान कह सकते हो, लॉजिकल। फिर प्लानिंग की उसने, कहा कि नहीं भैया अभी आगे बढ़ाओ क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है मुझे, इसमें कंटेंट मुझे नहीं सही लग रहा है। तो रिव्यू होने के बाद जब यहाँ पे उसने रिक्वायरमेंट दिया तब जाके ये रिव्यू होगा। रिव्यू क्यों होगा भैया, हमें बनाना है, मान लो मुझे बनाना है बैंकिंग का ही बनाना है, तो ऑब्वियसली पहली बार SRS बन चुका है, ठीक। तो इसने कहा इसमें चेंजेस करना है, तो उस डॉक्यूमेंट में वो रिव्यू करेगा, ना कि वो नया डॉक्यूमेंट बनाएगा, रिव्यू करेगा। फिर इसमें देखेगा रिस्क एनालिसिस है, प्रोटोटाइप देखेगा, फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट देखेगा, रिक्वायर्ड वैलिडेशन देखेगा, मतलब ये पूरा प्रोसीजर देखते हुए चलेगा। फिर डेवलप प्लान, अगर नहीं सही हुआ तो फिर यही चलेगा, रिस्क देखेगा, प्रोटोटाइप देखेगा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन फिर से देखेगा, डिज़ाइन वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन करना देखेगा, इंटीग्रेटेड फिर अच्छे से देखेगा कि टेस्टिंग हमारी कहाँ फेल हो रही है। तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा जब तक हमारा कस्टमर जब तक कहा गया, हाँ, जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तब तक ये चलता जाएगा। ओके, जिसके अंदर हम बहुत ढेर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस टेस्ट हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, कोड हो गया, डिज़ाइनिंग हो गई, ऑपरेशनल प्रोटोटाइप हो गए, ढेर सारे प्रोटोटाइप्स हो गए, डिज़ाइनिंग हो गई, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो गए, तो बहुत चीज़ें हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो इसमें देखो हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस,
हम बार बार उसी में ही घूम रहे, तो हमें पता है ना कि वो क्यों घुमा रहा है, क्योंकि उसको कुछ गलत दिख रहा है या सेटिस्फाई नहीं है। तो रिस्क एनालिसिस हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। यूज़फुल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, ये हमारा लार्ज प्रोजेक्ट के लिए होता है। ये थोड़ी ना कि बनाना बस वही साउंड वाला एक ऐप बनाना और उसी के लिए हम इतना बड़ा मॉडल यूज़ करें ना। ये एजेंसीज़ में जैसे कोई नए नए बड़े बड़े ऐप्स होते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, ना डिसएडवांटेज की बात करें तो कैन बी कॉस्टली मॉडल। ये कॉस्टली होता है, क्यों कॉस्टली होता है कि जैसे पीछे था, बार बार प्रोटोटाइप डेवलप करोगे तो कॉस्टली होगा, बार बार रिस्क एनालिसिस करोगे तो उसके लिए बंदे मुझे चाहिए, ठीक, तो बंदे चाहिए तो उनको पैसे तो देना ही पड़ेगा। प्रोटोटाइप चाहिए तो उसके लिए टूल्स के पैसे चाहिए, है ना। बार बार तुम डिज़ाइनिंग कराओगे, कोडिंग कराओगे, चेंजेस होगा तो उन सब के खर्चे कौन देगा? यही देंगे जो यूज़र होगा। डजेंट वर्क फॉर अ स्मॉलर प्रोजेक्ट, ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता क्योंकि उनका बजट बहुत लो होता है। टाइम कंज्यूमिंग मॉडल होता है क्योंकि वो बार बार राउंडिंग चलता रहता है। ओके, द नेक्स्ट मॉडल आते हैं, मॉडल नंबर 4। मॉडल नंबर 4 इज़ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। मतलब इसमें इवैल्यूएशन होता है, मतलब कुछ इंक्रीमेंट कह सकते हो या कुछ सुधार। इट इज़ अ आइट्रेटिव टाइप मॉडल। आइट्रेटिव टाइप मॉडल वो होता है जो हमारा रिपीटेड हो जाते हैं, मतलब वो स्टेप से बैक स्टेप में जा सकते हैं। विच अलाउ टू डेवलप मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा अलाउ करता है कि बिल्कुल फुल्ली अच्छे से बना के देना भाई, कंप्लीटेड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इन दिस सिस्टम इज़ ब्रोकन इनटू सेवरल मॉड्यूल और यूनिट्स। बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके ढेर सारे सेक्शंस हैं, तो क्या होता है कि ये जो सिस्टम है वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उसको तोड़ देता है। ये मान लो क्या राकेश तुम बनाना, या ये कहेगा कि भाई टीम ए तुम इसको बिल्ड करो, टीम बी तुम बिल्ड करो, टीम सी तुम बिल्ड करो, और ये कहेगा मैनेजर तुम यहाँ जाके इसको कंबाइन करो। नहीं, ये भी मान लो टीम A1 है, फिर इसके बाद ये मैनेजर यहाँ पे है, मैनेजर क्या करेगा, सारे टीम को क्या करेगा, ऐड कर देगा, मर्ज करेगा, देखेगा कि सारी की सारी फंक्शनैलिटी सिमिलर दिख रही है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं, सारे एनालिसिस सारे वर्क फंक्शनैलिटी वर्क कर रहे हैं कि नहीं, बटन्स एंड जो भी इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो डेवलपर फर्स्ट डेवलप कोर मॉडल ऑफ द सिस्टम। व्हाट्सएप का अगर एग्जांपल ले तो व्हाट्सएप में क्या इंपॉर्टेंट होता है, लॉगिन सेक्शन उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ना। लॉगिन सेक्शन और चैटिंग सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट आता है, तो वो कोर होता है। वो बाद में देखा जाएगा कि यहाँ कैमरा के फ़ोटो भी लेनी, स्टेटस भी लगाना, कॉल भी करना है। सबसे मेन प्रायोरिटी थी उसकी क्या, वेरीफाई कराना यूज़र को, देन चैटिंग कराना। तो वही डेवलपर फॉर फर्स्ट डेवलप कोर मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम, ऑल्सो नोन एज सक्सेसिव वर्जन ऑफ मॉडल। और ये हमारा मतलब सक्सेसिव वर्जन ऑफ मॉडल कह सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि जब हमने कोर चीज़ मतलब बिल्कुल बारीकी जो मुश्किल वाली चीज़ थी उसी को ही अगर मैंने पहले बना लिया तो हमारा प्रोजेक्ट फेल हो ही नहीं सकता। मान लो कुछ लोग, कुछ कंपनीज होती क्विट कर देती हैं क्योंकि भाई उनके बस का नहीं होता है, क्योंकि डेवलपर नहीं होते हैं। तो अगर कोर किसी ने बना लिया तो फिर छोटे मोटे जितने भी पेज हैं, जैसे उसको अकाउंट कॉन्टैक्ट का एक्सेस देना, कैमरे का एक्सेस देना, स्टेटस लगाना, ये सब तो फिर ईजी हो जाएगा, है ना। इसमें अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो यूज़र गेट चांस टू एक्सपेरिमेंट पार्शियली डेवलप सिस्टम। जैसे कि यूज़र जो भी है, मैंने कहा जैसे वहाँ पे डेमो दे रहे थे हम लोग, डेमो डिज़ाइन, वैसे ही यहाँ पे यूज़र को बना के दे दिया। हमने कहा लो लॉगिन वाला खुल जाएगा और चैटिंग वाला खुल जाएगा, लो चला के देखो, तुम सेटिस्फाई हो कि नहीं, तुम्हारा नेविगेशन सिस्टम ये वो सही से कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पार्शियली मतलब आधा कंप्लीटेड वाला वर्क भी यूज़र से चेक कराया जाता है। रिड्यूस एरर बिकॉज कोर मॉड्यूल इज़ गेट टेस्टेड थ्रूली। यहाँ पे एरर हमारा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी मॉडल होते हैं, कोर मॉड्यूल इज़ गेट टेस्टेड थ्रूली, यूज़र को भेज दिया, वो टेस्ट कर रहा है, तभी तो हमारा एरर रिड्यूस हो गया। तो ये बार बार हम लोग चेक कराते रहते हैं इसलिए। डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम्स इट्स हार्ड टू डिवाइड प्रॉब्लम इनटू द सेवरल वर्जन। अब मान लो बड़ा सा प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सा हिस्सा कैसे तोड़ूँ, मतलब काम को कैसे डिवाइड करो, कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि जब उसको मर्ज करने जाओ तो दिक्कत आती है कि कोड बंदा कोई और टेक्निक यूज़ किया, मैं बंदा कुछ और यूज़ कर रहा हूँ। ओके, नाउ द लास्ट वन आते हैं, लास्ट मॉडल है इसका आइट्रेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल। ओके, आइट्रेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल ये क्या है, दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, वाटरफॉल और प्रोटोटाइप का, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हमारा आइट्रेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल बनता है। वेरी पॉपुलर मॉडल यूज बाय इंडस्ट्रीज, ये हमारा इंडस्ट्री जैसे इन्फोसिस, विप्रो, इन सब में ये मॉडल का यूज़ करता है। प्रोवाइड बेटर टेस्टिंग रिजल्ट, यहाँ पे हमारा रिजल्ट की जितनी भी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग की जितनी भी रिजल्ट्स होती है, सॉरी अपोजिट बोल दिया, टेस्टिंग की जितनी भी रिजल्ट्स होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, मतलब अच्छे अच्छे टूल्स का यूज़ करता है। तो अगर इसमें देखो तो क्या होता है, डिज़ाइन आउटलाइन एंड रिक्वायरमेंट, मतलब वही रिक्वायरमेंट ली गई, ठीक,
असाइन किया गया कि भैया लो तुम्हारा ये काम है, वो काम है, ऐसे वैसे है, ठीक है। फिर डिज़ाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर उसका बनाया गया। फिर डेवलप किया गया सिस्टम, इंक्रीमेंट मतलब बनाना चालू किया। यहाँ पे आर्किटेक्चर बन चुका है, लेकिन अब चालू हुई कोडिंग। कोडिंग में क्या आता है, वैलिडेशन। वैलिडेशन करने के बाद इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होगा, इंटीग्रेटेड एंड इंक्रीमेंट होगा, ठीक। फिर वैलिडेशन सिस्टम होगा, ओके। वैलिडेशन यहाँ पे हो रहा था, फिर वैलिडेशन सिस्टम यहाँ पे होगा। लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे वैलिडेशन के तौर पे अगर फिर भी कुछ गलत होता तो यहाँ पे फिर जाएगा, कहेगा ठीक है इसको सही से डेवलप करो, नहीं हुआ है। फिर नीचे आएगा, वैलिडेशन इंक्रीमेंट करेगा, इंटीग्रेटेड करेगा, फिर वैलिडेट सिस्टम इसको चेक करेगा, फिर गलत हुआ तो फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ऐसे साइकिल चलता जाएगा जब तक वैलिडेशन सिस्टम हमारा ओके नहीं हो जाता। तो इसने जैसे ही ओके बोला वैसे ही सीधे नीचे चला जाएगा फाइनल सिस्टम में, मतलब हमारा पूरा का पूरा फाइनल प्रोजेक्ट बन चुका, ओके। तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो एडवांटेजेस क्या है कि टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग स्मॉल आइट्रेशन इज ईजी। जब हम छोटे छोटे उस सेवरल पार्ट्स में उसको तोड़ लिया बड़े प्रोजेक्ट को, तो आप ही बताओ कि इस प्रोजेक्ट में टेस्टिंग करना या डिबगिंग निकालना ईजी तो हो ही जाएगा ना। जहाँ 100 लाइन थी उसी को मैंने 25-25 में डिवाइड कर दिया, तो उसमें एरर फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ओके। रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व ड्यूरिंग द आइट्रेशन। जो आइट्रेशन होता है मतलब जो रिवर्स जाता है, तो उसमें हम जो भी होता है रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व ड्यूरिंग द आइट्रेशन। तो आइट्रेशन मतलब पीछे की तरफ जाते हैं, तो हम वहाँ पे से रिस्क जितने भी आते हैं एरर या जितने भी कुछ भी बैरियर आ जाते हैं तो उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, ये हमेशा लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि बजट के बाहर चला जाएगा। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, देखो यहाँ लिखा ही है, रिक्वायरमेंट चेंजेस कैन कॉज ओवर बजट। अगर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट, तुम जितनी भी चेंजेस रिक्वायरमेंट कराओगे तो भाई पैसे बढ़ेंगे तुम्हारे। मोर रिसोर्सेज में बी रिक्वायर्ड, यहाँ पे ढेर सारे रिसोर्सेज रिक्वायर हो सकते हैं। तो देखो कॉमन चीज़ें, देखो इसमें बताएं क्या कॉमन चीज़ें, ये कि अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रोसेस इंक्रीज़ करोगे तो कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, टाइम इंक्रीज़ होगी और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि बीच में आके तुम डिस्टर्ब कर रहे हो ना, उस पूरी जो भी साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। बोल रहे हो कि भैया ये नहीं ऐसा चाहिए, भैया वो नहीं वैसा चाहिए, तो भाई पैसे दो। क्योंकि प्रोटोटाइप बिल्ड करने में, वो सब करने में मुझे टाइम लग रहा है, और टाइम जहाँ लगेगा वहाँ क्लाइंट को तो मुझे रोक के रखना, मतलब जितने भी वर्कर हैं उनको रोक के रखना, और वो ऐसे रुकेंगे नहीं, वो पेड वाले हैं सारे, पैसा उनको देना पड़ेगा। डिलीवरी टाइम पे आता है तो डिलीवरी में भी फिर डिले हो सकता है। तुम बीच में आके तुम उंगली कर रहे हो, मतलब बीच में आके चिल्ला रहे हो कि भाई ये नहीं वो करो, तो फिर उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड डेट पे वो नहीं डिलीवर हो पाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी, आप बीच में आके कुछ नया कॉन्सेप्ट बता दे रहे हो जो कि मान लो 60% वो बिल्ड हो गया, 60% बिल्ड होने के बाद तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा और आइडिया आया, तो तुम पहुंच गए कंपनी, कहे भाई ये नहीं वो करना है, तो बताओ 60% उसने जो बनाया उसके हिसाब से जो तुम्हारा जो भी आइडिया होगा उसको एडजस्ट करने में जो भी दिक्कतें आएंगी वो कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाती है, तो वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ओके। होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, ओके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो सब्सक्राइब कर देना कोड विलेज को अगर अच्छा लगा हो तो। बाकी कमेंट करके बताना आपको कौन सा मॉडल और कौन सा टॉपिक अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 में, ओके। टाटा।